हेलो व्यूअर्स। ईरान के बारे में आपके जहनों में बहुत से क्वेश्चंस होंगे। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से। ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तीन रीजंस की वजह से है। नंबर वन, ईरान की लोकेशन। नंबर टू, ईरान एनर्जी रिसोर्सेस। और नंबर थ्री, ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है और मिडिल ईस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन है। और इसके अलावा कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो दुनिया के जो बड़े रीजन्स आते हैं उनमें से मिडिल ईस्ट एक है, क्योंकि जो बल्क ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है दुनिया के, वो मिडिल ईस्ट में या इसके अराउंड जो कंट्रीज हैं उनमें सिचुएटेड है। ईरान की इम्पोर्टेंस ये है कि ये 5 इम्पोर्टेंट रीजन्स, उनके क्रॉस रोड्स के ऊपर ईरान सिचुएटेड है, जिनमें मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, कॉकसस और यूरोप शामिल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईरान जो है वो इट्स ए की पॉइंट ऑफ ट्रांजिट थ्रू 3 सीज: कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो वाटर चैनल है उसका जिक्र करेंगे, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बुनियादी तौर पर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। ये एक नैरो लेकिन डीप वाटर चैनल है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन सी, यानी कि पर्शियन गल्फ से अगर आपने ओपन सी तक जाना है, ओपन ओशियन तक जाना है, जैसे इंडियन ओशियन तक, तो वो सिर्फ आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से जा सकते हैं। तो दुनिया का जो 25% जो ग्लोबल ऑयल है और 30% ऑफ ग्लोबल LNG ट्रेड वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से गुजरता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के 8 में से 7 आइलैंड्स को कंट्रोल करता है, और यही वजह है कि ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को क्लोज कर सकता है, और जिसकी वजह से जो यहाँ से ट्रेड ट्रांजिट हो रहा है, दैट विल कम टू ए हॉल्ट। ईरान इज़ एन एनर्जी रिच कंट्री, और उसकी दूसरी जो स्ट्रेटेजिक रीजन की इंपॉर्टेंस है वो उसका एनर्जी रिसोर्सेज है। ईरान हैज़ द 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है ईरान। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर। लेकिन सैंक्शंस की वजह से ईरान अपनी गैस और ऑयल को मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट में नंबर जो है वो 16th है, और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट में नंबर 15th है। सैंक्शंस के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। अब तीसरा जो फैक्टर है ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में, वो ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस है। क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एनर्जी वेल्थ है, इस वजह से ईरान ने हमेशा से ये सिंस मैनी सेंचुरीज ईरान ने कोशिश की है, ईरान ने एस्पायर किया है कि वो एक रीजनल पावर बन जाए। और उसकी वजह से ईरान जो उसके नेबरिंग जो अरब स्टेट्स थी, या उस वक्त जब उससे पहले जो अरब स्टेट जो थी, ज़्यादा उसमें से कुछ जो है वो सल्तनत उस्मानिया जो है, ऑटोमन एम्पायर, उसका भी हिस्सा थे, और ईरान ऑटोमन एम्पायर का कभी भी हिस्सा नहीं रहा, तो उनमें राइवलरी चलती रही थी। यही वजह है कि ईरान और अरब स्टेट्स के दरमियान जो राइवलरी है, ये 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले किया है। रेवोल्यूशन आने के बाद ये राइवलरी मज़ीद इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो ईरान के नेबरिंग स्टेट्स थी, वो उनका ख्याल ये था कि ईरान जो है अपना जो रेवोल्यूशन है वो उनकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो उससे बहुत पहले है। लेकिन रेवोल्यूशन आने के बाद एक बड़ा एक चेंज आई, और वो ये हुआ कि ईरान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रिलेशंस है उसमें चेंज आ गई। रेवोल्यूशन से पहले ईरान यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रेटेजिक एलाई था, लेकिन रेवोल्यूशन आने के बाद वो अलायंस की जगह एक स्ट्रेटेजिक एंटागोनिज्म जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो गया। तो इस वक्त ईरान जो है उसके जो इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं वो US एलाइज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, आप देख लें UAE है, कतर है, और उन रीजन्स में USA के मिलिट्री बेसिस भी मिडिल ईस्ट में वाक़ई है। तो उसकी वजह से ईरान अपने आप को इनसिक्योर फील करता है।
अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के पास में इसराइल के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और ईरान वाज द सेकंड मुस्लिम कंट्री जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया 1950 में, तुर्की के बाद। तुर्की वाज द फर्स्ट कंट्री। लेकिन जब ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो ईरान ने जो इसराइल को रिकॉग्नाइज की हुई थी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, वो उसने विड्रॉ कर ली, और उसके बजाय जो वहाँ ईरान इसराइल के खिलाफ जो मुस्लिम रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही थी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर ईरान का क्योंकि सपोर्ट भी थी और ईरान का फिर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ पे, तो उसकी वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो टेंशन्स इंक्रीज होने लग गया। अब रिसेंटली पिछले 1-1.5 सालों से आपने देखा होगा कि इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्रैक डाउन किया, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक हो गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलप भी है कि जो बशर अल असद रजीम था सीरिया में, वो भी ईरान का बड़ा एक्सपोर्टर था। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से ईरान की पोजीशन जो है अब काफ़ी रीजन में वीक हो चुकी है। इसके अलावा हूतीस जो यमन रेबल जिन्हें कहा जाता है, वो भी ईरान को सपोर्ट करते हैं, और वो जो जिसको हम कहते हैं तेहरान लेड एंटी इजराइल रेजिस्टेंस, वो भी उसका पार्ट है। हूती की जो प्रेजेंस है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एदन में बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन को आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे है, और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं रेड सी। तो ये भी बड़े स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट वाटर चैनल्स हैं। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये दोनों जो समुंदर है, दे लिंक द मेडिटेरेनियन टू द इंडियन ओशियन थ्रू स्विस कनाल, और दुनिया का जो 30% ऑफ द वर्ल्ड सी ट्रेड जो है वो इस जोन से होके गुजरता है। तो ये भी जोन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू आर वॉचिंग CSS प्रेपरेशंस। अब हम आपको थोड़ा सा ईरान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताएंगे। ईरान का मतलब ये होता है लैंड ऑफ द आर्यंस। ईरान को पर्शिया भी कहा जाता है। आर्यंस इंडो यूरोपियन पीपल थे जो सदर्न ईरान में 1000 BCE में आए थे। अनलाइक इट्स मिडिल ईस्ट नेबर, ईरान अरब कंट्री नहीं है, बल्कि इसका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। आज का जो ईरान है ये 2 बड़े कल्चर्स का एक ब्लेंड है। एक मुस्लिम कल्चर है और दूसरा ज़ोरेस्ट्रियन कल्चर है। ज़ोरेस्ट्रियनिज्म ईरान का कदीम मज़हब है, और अब ज़ोरेस्ट्रियंस को खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में पारसी कहा जाता है। ज़ोरेस्ट्रियनिज्म ईरान का सुप्रीम रिलीजन और ऑफिशियल रिलीजन रहा अनटिल ईरान को मुसलमानों ने 7th सेंचुरी में कॉन्क्वेस्ट कर दिया। तो उससे पहले ज़ोरेस्ट्रियनिज्म जो था वो ईरान का सुप्रीम रिलीजन था। इसके अलावा दुनिया की जो पहली बड़ी एम्पायर जिसके कहा जाता है अकेमेनियन एम्पायर, जिसको साइरस द ग्रेट ने फाउंड किया था, उसका ताल्लुक भी ईरान से है, पर्शिया से है। साइरस द ग्रेट का एक बड़ा कारनामा ये था कि उसने जब बेबीलोन को कंकर किया था तो ज्यूस उस वक्त वहाँ पे कैद थे, तो उन्होंने ज्यूस को उसके वहाँ से कैद से आज़ादी दिलवाई थी। इसी वजह से जो ज्यूस की होली किताब है हेब्रू बाइबल, उसमें साइरस को कहा गया है ही इज़ गॉड्स अनॉइंटेड, यानी कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया था। तो अब आप ये देख लिए कि कितना बड़ा जो था वो साइरस द ग्रेट ने ज्यूस के ऊपर एक एहसान किया था। लेकिन अब वही ज्यूस और जो हैं वो ईरान को ख़त्म करने के लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो हम ईरानियन टेक ग्रेट प्राइड इन देयर ग्लोरियस हिस्ट्री। अब इकोनॉमी और सैंक्शंस के बारे में आते हैं। 1990 से ईरान सैंक्शंस का शिकार है। बेसिकली उसकी 2 रीज़न है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसकी जो एंटी इजराइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ईरान पे सबसे पहले सैंक्शन जो हैं वो यूएसए ने लगाई थी 1996 में, और ये सैंक्शंस अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पे 2006 में सैंक्शन लगाना शुरू की थी, लेकिन 2016 में ये सैंक्शंस ख़त्म हो गई जब ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हुआ था, जिसको कहते हैं जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो वो सैंक्शन, अब यूएन जब सैंक्शन लगाता है तो उसका मतलब है कि यूएन के तमाम मेंबर्स हैं वो भी सैंक्शंस लगाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था।
फिर ये हुआ कि ईयू ने भी 2007 में ईरान पे कुछ सैंक्शन लगाई थी, वो अभी भी सैंक्शन जो है वो कायम है। ईरान की पे जो सैंक्शन लगे हैं उन्होंने 3 चीज़ों को स्पेशली टारगेट किया है। एक तो यह है कि ईरान का बैंकिंग सिस्टम, दूसरा ईरान का मिनरल या एनर्जी सेक्टर, और तीसरा ओवरऑल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन ईरान। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो ईरान के साथ ट्रेड करने में या ईरान में इन्वेस्ट करने से जो है वो हेजिटेट करते हैं कि कहीं उन पर सैंक्शन ना लग जाए, पर्टिकुलरली अमेरिकन सैंक्शन ना लग जाए। तो उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर एडवर्सली इफेक्टेड हुई है। ईरान की एथनिक कंपोजिशन की तरफ आए तो पर्शियन जो है वो सबसे ज़्यादा एथनिक पॉपुलेशन है, जिनका शेयर 61% है। इसके अलावा ईरान में आज़रीज, कुर्द्स, लूट्स, अरब्स और बलोच भी हैं, और एथनिकली ईरान इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द मिडल ईस्ट। रिलीजन की तरफ आए तो ईरान के 95% जो है वो मुस्लिम्स हैं, जिसमें 90% शिया मुस्लिम्स हैं और 5% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा ईरान में क्रिश्चियन, ज्यूज़, ज़ोरास्ट्रियंस और बहाईस और अदर जो फेथ हैं उनके रहने वाले भी बात। अब क्योंकि ईरान में सबसे ज़्यादा शिया दुनिया में ईरान में रहते हैं, इस वजह से जो शिया लोग हैं उनमें ईरान के लिए काफ़ी एक रेफरेंस है, वही रेफरेंस है जो सुन्नी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड ओवर वो सऊदी अरेबिया के लिए वो फील करते हैं। अब हम आपको बताएंगे ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक मोनार्की था, और ईरान की मोनार्की को वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड थी, और बादशाह या शाह को शहनशाह कहा जाता था, इसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स। रेवोल्यूशन ने मोनार्की ख़त्म कर दी और एक इस्लामिक रिपब्लिक कायम की। ईरान में जो एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है उसको कहते हैं वलायत फ़की या फ़की। ये बेसिकली कंसेप्ट जो था ये प्रोनाउंस किया था आयतुल्लाह ख़मीनी ने, जो ईरान की रेवोल्यूशन के फाउंडर थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका लीडर इमाम की एब्सेंस में फ़की को होना चाहिए। फ़की का मतलब है कि जूरिस्ट हो, जो कि उसको क़यादत कंट्री की कर ले, आम कोई आदमी उसकी क़यादत नहीं कर सकता। फ़की जो है उसको ईरान में एक ख़ास इंस्टीट्यूशन है, उसको कहते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, वो उसको चूज़ करता है। और फ़की के 3 क्राइटेरिया होते हैं कि पर्सनल पाइटी, उसमें हमें बड़ा परहेज़गार, बड़ा नेक आदमी होना चाहिए। सेकंड, वो उसमें एक्सपर्टीज़ इन इस्लामिक लॉ होनी चाहिए। और तीसरा, उसको जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनकी भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इट्स एसेंशियली ये पॉलिटिकल ऑफिस। ख़ुमैनी को जो थे वो फर्स्ट फ़की बन गए, और ये वलायत फ़की का जो कंसेप्ट है इसको ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया गया। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको फ़की भी कहते हैं, और रहबर का मतलब पर्शियन में लीडर है, उसको भी कहते हैं। ख़ुमैनी की डेथ 1989 में हुई, तो उनकी डेथ के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो उस वक़्त ईरान के प्रेसिडेंट थे उनको इलेक्ट कर लिया गया एक नया जो है फ़की, और अब तक आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फ़की जो है वो ईरान में सबसे जो सुप्रीम ऑफिसर फ़की का है, वो आप देख सकते हैं द कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेवोल्यूशन का गार्डियन है, और किसी भी मामले में उनका बात जो है वो फाइनल होती है, आर्बिटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा वो टॉप लेवल जितनी भी जो सिविल या मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं वो करते हैं। वो चीफ कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, वॉर ऑन पीस भी वही डिक्लेयर कर सकते हैं। उनकी टर्म्स पे कोई लिमिट नहीं है कि 5, 10, 15 साल के लिए नहीं है, लेकिन उनको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है जो उनको इलेक्ट करती है वो उनको रिमूव भी कर सकती है। ईरान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और डे टू डे अफेयर्स के लिए ईरान में प्रेसिडेंशियल ऑफिस है जिसको ईरान के चीफ एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट को लोग जो है वोट के ज़रिए से इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ईरान की पार्लियामेंट को, जिसको मजलिस कहते हैं, और वो 4 साल के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। मजलिस ईरान की लेजिस्लेचर है, इट्स ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये लॉज बनाती है, बजट अप्रूव करती है, और इसको भी लोग जो हैं डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और इसकी टर्म भी 4 साल है।
एक इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है ईरान में वो है काउंसिल ऑफ गार्डियंस। ये इसकी एक जुडिशल पावर है, यानी कि मजलिस जो भी लॉ बनाती है, पास करती है, उसको काउंसिल ऑफ गार्डियन जो है वो रिव्यू करती है। रिव्यू जो है वो दो चीज़ों पे किया जाता है कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, और सेकंड क्या ये लॉ इस्लामिक टीचिंग्स हैं उसके मुताबिक है। अगर नहीं है तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एक और इंस्टीट्यूशन है एक्सपीडियंसी काउंसिल। एक्सपीडियंसी काउंसिल के दो फंक्शन हैं। एक तो ये कि वो सुप्रीम लीडर को जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें वो एडवाइस करती है, तो उसकी एडवाइजरी बॉडी है। और दूसरा, अगर मजलिस और काउंसिल ऑफ गार्डियंस के दरमियान किसी लॉ के कंटेंट पे कोई डिस्प्यूट आ जाए तो फिर ये मामला जो है ये एक्सपीडियंसी काउंसिल के पास जाता है और उसका फैसला फाइनल होता है। तीसरा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसको बताया कि ये सुप्रीम लीडर को इलेक्ट भी करती है, सेलेक्ट करती है और डिपोज भी कर सकती है। और ये इसको भी लोग इलेक्ट करते हैं। उसमें 80 to 88 जो है इसके मेंबर्स होते हैं। ईरान में ज़रूरी है कि जो चीफ जस्टिस है वो मुज्तहिद होना चाहिए, यानी कि इस्लामिक लॉ में एक्सपर्ट होना चाहिए, और जज जो फैसला करते हैं वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक करते हैं, क्योंकि ईरान में इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है। ईरान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ है, लेकिन उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि वो इस्लाम के मुताबिक काम करेंगी। माजी में इसी बेसिस के ऊपर ईरान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया था। तो ईरान में अब आप ये देख सकते हैं, अगर हम समराइज़ करें तो टू पोल्स ऑफ पावर हैं। एक तरफ हार्डलाइनर्स हैं और दूसरी तरफ रिफॉर्मिस्ट हैं। अब जो ईरान में जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर दें। ऐसा ईरान में कोई भी डिमांड नहीं है। ईरान में जो रिफॉर्मिस्ट है वो बेसिकली ये चाहते हैं कि ईरान में ज़रा सोशियो पॉलिटिकल जो है वो थोड़ी सी सोसाइटी को आप ओपन अप करें, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, लोगों को ज़रा जो सिविल फ्रीडम जिसको कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो दें। तो इन दोनों पोल्स के जो टॉप पे जो बैठे हैं वो हैं रहबर, सुप्रीम लीडर या फ़कीर। अब फाइनली आपको ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी में बताएंगे। ईरान में एक तो रेगुलर आर्मी है, इसके अलावा उनकी एक एलीट आर्म कॉर्प्स है जिसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान इंकलाब। ये ही जो है ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी ये ओवरसी करती हैं, और दे आर आंसरेबल डायरेक्टली टू द रहबर। इसके अलावा ईरान में जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं वो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हैं। ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो इसने रिसेंट इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी शो किया है। ईरान के पास सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल भी है। ताहम ईरान के इज़ नॉट येट ए न्यूक्लियर पावर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।